इसके बाद अगला सवाल है माशूक अली खसखेली साहब का कि ग्रुप को इन्होंने पसंद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप की पसंदीदगी का। मेरा सवाल है कि वाइजर 1 किस टेक्नोलॉजी पर चल रहा है, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी इसको खलाई पत्थरों से महफूज बनाए हुए है, और अगर खलाई मखलूक के हाथ ये लगती है तो इसकी ज्योमेट्री और रियाजी को कैसे समझेगी। वाइजर 1 की प्रोटेक्शन के हवाले से मतलब हमने कोई एज सच उसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं की हुई, क्योंकि स्पेस डेब्रिस मौजूद है खला के अंदर, लेकिन अगर उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम शील्ड्स इंस्टॉल करेंगे तो उससे वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको खला में भेजना फिर आगे चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो एज सच कोई उसके अंदर प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन लकीली स्पेस जो है वो इतनी बड़ी है कि उसके अंदर एज सच हमें किसी किस्म का अभी तक कोई उससे डेब्रिस आके टकराया नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो अभी तक चल रही है। जहाँ तक उसकी ज्योमेट्री और रियाजी को समझने की बात है तो उस पर रियाजी तो कुछ नहीं है, कुछ डायग्राम्स मौजूद हैं। तो उसके मुतालिक मैंने शराफत साहब का जैसा भी एक क्वेश्चन था और मैंने बताया कि इंशाल्लाह उस पर एक मजमून में जो फलकियाती दुनिया हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैं एक पोस्ट कर दूँगा और बताऊँगा कि जो डायग्राम्स है उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है और उसको कैसे समझा जाएगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो डायग्राम्स बनी हुई हैं ये ठीक इस लिहाज से नहीं है कि जब तक ये वाइजर स्पेस क्राफ्ट किसी खलाई मखलूक के हाथ लगेगा तब तक बहुत से सितारे सुपरनोवा हो चुके होंगे, तो लिहाजा अगर उन तक ये चीज़ पहुंच भी जाती है तो वो हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे इन डायग्राम्स की मदद से। इसके बाद ग़ुलाम सुल्तान बलोच साहब का सवाल है कि सर आपके यूट्यूब चैनल में एक वीडियो है जो आपने चोलिस्तान में बनाई थी, इसमें मुश्तरी के चांद दिखाए थे, इस वीडियो में कौन सी टेलीस्कोप इस्तेमाल की गई है। ये जो टेलीस्कोप थी ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं यासिर लाहौरी साहब, उनकी टेलीस्कोप थी जिसके साथ मोबाइल अटैच करके हम लोगों ने लाइव सेशन किया था चोलिस्तान के अंदर और आपको मुश्तरी के हमने चांद दिखाए थे। तो वो जो टेलीस्कोप है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है ये मैं नीचे सारी उसकी स्पेसिफिकेशन जो है एक इमेज की सूरत में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी टेलीस्कोप है। और मोबाइल आई थिंक उनका गैलेक्सी नोट 5 था जिसके थ्रू हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। इसके बाद अगला सवाल है ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब का कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कब लॉन्च की जाएगी। इसकी लॉन्चिंग तारीख जो एक्सपेक्टेड है वो 31 अक्टूबर 2021 है, लेकिन नासा का जो है लॉन्चिंग के हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सही नहीं है। जो जितने मतलब एजेंसीज़ हैं ना उनमें नासा एक ऐसी एजेंसी है जो लॉन्चिंग की डेट्स तो देती है लेकिन बाद में एक्सटेंड करती रहती है, कोई ना कोई ख़राबी मशीनों में निकल आती है तो फिर उन लॉन्चिंग डेट्स को एक्सटेंड करती रहती है। ये भी 2-3 साल से इसकी डेट एक्सटेंड हो रही है, अब देखें 31 अक्टूबर को ये लॉन्च होती है या नहीं होती। इसके बाद अगला सवाल है अली राज साहब का कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मरीख समेत किसी सियारे पर बज़ाहिर ज़िंदगी ना हो मगर उस सियारे के किसी कोने पर ज़िंदगी एक महदूद पैमाने पर पनप रही हो। जी बिल्कुल, मरीख की सतह के नीचे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ज़िंदगी किसी ना किसी फॉर्म के अंदर पनप रही होगी। इसी तरीके से जो हमारा जो चाँद है इसके जनूबी कुतुब के अंदर जो गड्ढे हैं वहाँ पे हमें पानी जमा हुआ मिला है, तो एक्सपेक्टेड है शायद वहाँ पे भी कोई ज़िंदगी मौजूद हो। मरीख के जो सतह के नीचे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ पे ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। उसकी वजह यह है कि उसके नीचे तकरीबन वो माहौल मौजूद है, पानी लिक्विड हालत में मौजूद है, ठीक है, शायद कोई गर्माइश भी उन्हें मिलती हो, सतह से नीचे ट्रांसफ़र होती हो, या फिर मरीख के जो कोर है शायद वहाँ से कोई थोड़ी बहुत गर्माइश भी वहाँ पे पहुँच रही हो। इसके अलावा सूरज की रेडिएशंस भी कवर हो जाती हैं अगर आप मरीख की सतह के नीचे हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक माहौल है वहाँ पे ज़िंदगी का। तो मेरा पर्सनली जो ख़्याल है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर मरीख की सतह के नीचे कोई ज़िंदगी मिलती है तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे 99% चांस है कि कोई ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और मैं वेट कर रहा हूँ कि इंसान कब वहाँ पे जाएगा और मरीख की सतह के नीचे तहकीकात करेगा। या जो मार्स परसेवरेंस खलाई गाड़ी है इसने जो अभी सतह के सैंपल ले रही है या जो ले चुकी है, तो ये जब कब ज़मीन पर पहुँचेंगे और हम कोई अर्ली लाइफ का एविडेंस वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद अगला सवाल है लुइस स्टीवनसन का, प्लूटो को निज़ाम शमसी से क्यों निकाला गया, क्या वो सियारा नहीं है। प्लूटो को जो है मुझे याद है कि अगस्त 2005 के अंदर आई थिंक निकाला गया था और मैं छोटा सा था और मैं उस वक्त जो है ना प्लूटो के मुतालिक यानी सियारों के मुतालिक मुझे मेरे वालिद साहब जो है ना अक्सर बता रहे होते थे और मेरे जो अपने बड़े कज़न्स हैं उनकी जो है ना बुक
8वीं क्लास की बुक थी आई थिंक, जिसके अंदर साइंस का एक आखिरी चैप्टर था जहाँ पे प्लैनेट्स की तस्वीरें होती थी। मैं उन तस्वीरों को देख रहा होता तो मैं कहता कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये हमारी तरह के ज़मीन की तरह के प्लैनेट्स हैं, और यहाँ पे क्या कोई इंसान आबाद है या नहीं, और इस टाइप की मैं चीज़ें सोच रहा होता था। मुझे मेरे वालिद साहब भी बताते थे, ये देखो ये प्लैनेट हमारी ज़मीन के करीब है, ये दूर है, और ये सबसे दूर है, प्लूटो भी उस वक्त था। तो 2005 में जब प्लूटो को निकाला गया तो वो जो एक वक्त था, मैं चूँकि छोटा था, मैं चाइल्ड राइटर था, डेली अस्कार में, डेली पाकिस्तान में, डेली जंग में, डेली औसाफ वगैरह में मेरी कहानियाँ छपती थी। तो मैंने उसके हवाले से फिर इंफॉर्मेशन गैदर की। उस वक्त इंटरनेट तो नहीं था यहाँ पे, तो मैंने फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन आसपास से गैदर की, अखबारी तराशों से मैंने चीज़ें ली, और मैंने फिर एक मजमून भी छापा था। बहरहाल ये माजी की बात है। तो जब प्लूटो को निकाला गया तो यानी बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए भी वो। तो प्लूटो को जो निकाला क्यों गया, उसकी वजह यह है कि सन 2005 के अंदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, इसने प्लैनेट की डेफिनेशन जो है जारी की कि प्लैनेट हम कहेंगे किसे। प्लैनेट कहने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक तो कोई चीज़ सूरज के गिर्द घूम रही हो या सितारे के गिर्द घूम रही हो। सेकेंडली, उसके इतनी ज़्यादा ग्रेविटी हो कि उसकी गोल शक्ल हो जाए, ठीक है। इसी वजह से हम शहाबियों को या दीगर पत्थरों को जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको हम प्लैनेट नहीं कहते। तीसरी चीज़ थी कि वो जो सियारा है, जो प्लैनेट है, उसका मदार साफ़ होना चाहिए, उसके अंदर और किसी किस्म के कोई पत्थर नहीं होने चाहिए। अब हमें पता है कि जो प्लूटो है, पहली 2 चीज़ों पे तो पूरा आ जाता है, यानी सूरज के गिर्द घूम रहा है और गोल है, लेकिन तीसरी चीज़ के ऊपर वो पूरा नहीं उतरता, क्योंकि जो उसका मदार है उसके अंदर बहुत से क्यूपर बेल्ट के जो शहाबी हैं वो मौजूद हैं, या बोने सियारे मौजूद हैं, और वो अपना मदार उनसे शेयर कर रहा होता है। हम इन शहाबियों को जो है प्लूटिनो भी कहते हैं प्लूटो की वजह से। तो चूँकि अब ये प्लैनेट की तीनों शराइत पे पूरा नहीं उतरता, 2 पे तो उतर आया था, लास्ट शर्त ये पूरी नहीं करता, जिसकी वजह से हम इसको प्लैनेट नहीं कहते, और इसको हम लोगों ने प्लैनेट लिस्ट से निकाल दिया था। इसके बाद अगला सवाल है अब्दुल गफ़ार साबिर साहब की तरफ से कि ज़मीन से मरीख़ तक फ़ासला कितना है, वहाँ पहुँचने में कितना अरसा लगता है। ज़मीन से मरीख़ तक जो फ़ासला है वो चेंज होता रहता है। हमें पता है कि मरीख़ और ज़मीन दोनों सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन मरीख़ अपना ऑर्बिट लेट कंप्लीट करता है, ज़मीन जल्दी कंप्लीट कर लेती है। तो तकरीबन हर 22 महीने के बाद मरीख़ और ज़मीन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। जब ये नज़दीक होते हैं तो इनका फ़ासला आई थिंक 5 करोड़ किलोमीटर के करीब होता है। जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो उस वक्त इनका फ़ासला 42 करोड़ किलोमीटर के करीब होता है। तो लिहाजा ये जो फ़ासला है ये चेंज होता रहता है। वहाँ पहुँचने में कितना अरसा लगता है, तो जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं अमूमन उसी वक्त हम मिशन भेजे होते हैं, तो तकरीबन 7 महीने लगते हैं एक मिशन को वहाँ तक पहुँचते हुए। इसके बाद अगला सवाल है आफ्ताब अहमद साहब की तरफ से, क्या कोई नेपचून तक पहुँच पाया है, अगर कोई जाए तो कितना वक्त लगेगा। नेपचून तक अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। ये हमारे जो निज़ाम शमसी के किनारों के करीब वाक़े है, तो बहुत खूबसूरत सियारा है, ब्लू कलर का है, और अगर आप कभी टेलीस्कोप से इसको देखें तो ये बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। इस तक कोई पहुंच नहीं पाया। इसका 1 साइडेड सफ़र जो है 12 साल का है, यानी अगर आप तैयारी करके नेपच्यून तक जाना चाहते हैं तो आपको 12 साल लगेंगे, 12 साल वापस आते हुए लग जाएंगे, तो 24 साल का ये आपका आने जाने का सफ़र होगा। और ये वो सियारा है जो हमें अमूमन आम आँख से दिखाई नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो ये उन सियारों में से एक है कि अगर ये आसमान पे मौजूद भी हो, मरीख़ मौजूद हो, सियारा ज़ोहरा, अतार्द, मुश्तरी, ज़ोहल आसमान पे मौजूद हो तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। लेकिन प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून ये होते हैं तो इनको हम अमूमन आम आँख से नहीं देख पाते शहरी इलाकों में। तो वहाँ पे क्या कुछ चल रहा होता है तो हम उससे बेखबर, हमारे सामने होता है लेकिन हम उससे बेखबर होते हैं। अच्छा, इसके बाद मिस्टर शाह साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वूबल मून 2030 क्या है, इसके बारे में बताएं। अच्छा जी, ये जो मून वूबलिंग के हवाले से अभी पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ आई हैं कि उसकी वजह से डिज़ास्टर्स आएंगे जो साहिली इलाकों में। वो ये बताया गया था नासा की तरफ से कि जो मून है वो हमारा जो है डगमगा रहा है, जिसकी वजह से उसका जो ऑर्बिट है वो डिस्टर्ब होता रहता है। कभी वो हमारे जो है ज़मीन के नज़दीक होता है, कभी वो दूर होता है, जिसकी वजह से 10 साल ऐसे होते हैं जिसमें जो है मदो जज़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये जो सूरज यानी जो मून की वजह से जो
लहरें बन रही होती हैं समुंदर के अंदर वो काफ़ी ऊंची बन रही होती हैं, जबकि 10 साल ऐसे होते हैं जिसके अंदर मून की वजह से जो लहरें बन रही होती हैं वो हल्की होती हैं। तो अभी वो फेज़ चल रहा है जब मून की वजह से हल्की लहरें बन रही हैं। 2030 में वो फेज़ आएगा जब मून की वजह से बड़ी ऊंची लहरें बनना शुरू हो जाएंगी। तो अब मसला क्या है, हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आए दिन जो ज़मीन का दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री लेवल ज़्यादा हो रहा है। जब समुद्री लेवल ज़्यादा हो रहा है तो अब वो ये कह रहे हैं कि 2030 में जब मून इस फेज़ में दाखिल होगा कि जिसकी वजह से ज़मीन पर मद्दोजज़र बहुत ऊंचे बनेंगे, तो उसकी वजह से साहिली जो पट्टी है हमारी वहाँ पे वो आ सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं। 2050 में ये सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट होगी। तो ये मून गूगल के हवाले से जो आई थी तहकीकात, ये इस हवाले से थी। इसके बाद अगला सवाल है राहील कुरैशी साहब की तरफ से। सवाल ये है कि क्या चाँद के भी चाँद होते हैं, इंसान चाँद पर जाएगा तो उसे सारा ज़मीन रोशन दिखाई देगा? राहील कुरैशी जो हैं हमारे बहुत अच्छे एक व्यूवर हैं और ये उन व्यूवर में से एक हैं हमारे जो बहुत अरसे से, यानी जब से आई थिंक हमने ज़ेबनामा चैनल स्टार्ट किया तो इन्होंने हमें सपोर्ट करते रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया राहील, आपके सपोर्ट का, आपके जो कमेंट्स होते हैं इनसे बड़ी खुशी होती है। और आप जितने भी देखने वाले हैं, राहील कुरैशी की तरह के जितने भी देखने वाले हैं हमारे, जो हमें शुरू दिन से सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप सबका प्यार और दुआएं मज़ीद चाहिए ताकि हम मज़ीद आगे जा सकें। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या चाँद के भी चाँद होते हैं, चाँद का कोई चाँद नहीं हो सकता। उसकी वजह ये होती है कि चाँद का जो मदार होता है वो ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब होता है सियारे की वजह से कि उसके गिर्द कोई चाँद अगर मौजूद होगा भी तो वो ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो उसके साथ टकरा जाएगा। इसके बाद क्या है कि हाँ, हमारी जो सेटेलाइट्स हैं वो चाँद के गिर्द मौजूद हैं। वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट हैं, उन्हें हम थ्रस्टर्स की मदद से काबू में हमने रखा हुआ है। यानी उनका जैसे मदार थोड़ा क्लोज़ होने लगता है चाँद से तो हम थ्रस्टर्स ऑन करके उनको पीछे कर लेते हैं। इसके बाद जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इंसान जो है जब चाँद पे अब जब दोबारा जाएगा तो वो क्या उसे सारा ज़मीन रोशन दिखाई देगा? जी बिल्कुल। जो जिस तरह हमें चाँद के मुख्तलिफ़ शक्लें दिखाई दे रही होती हैं, इसी तरह अगर हम चाँद पे मौजूद होंगे तो ज़मीन की भी मुख्तलिफ़ शक्लें हमें दिखाई दे रही होती हैं। उसमें ये होता है कि जो ज़मीन की शक्ल होती है ना, तो अगर जिस तरह अब पहली का चाँद हमें बहुत थोड़े वक्त के लिए दिखाई दे रहा होता है, आखिरी जो चाँद होता है, आखिरी तारीख वाला चाँद, वो हमें दिखाई नहीं देता। अगर हम चाँद पे मौजूद होंगे तो उस दौरान हमें ज़मीन जो है वो 14वीं के चाँद की तरह आसमान पे चमकती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो यानी वहाँ पे उलट हिसाब होता है। और जब यहाँ पे 14वीं का चाँद हमें दिखाई दे रहा होता है, अगर हम उस दौरान चाँद के ऊपर मौजूद होंगे तो हमें वहाँ पे ज़मीन नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ज़मीन उस दौरान सूरज और चाँद के दरमियान से गुजर रही होगी। तो यानी आप ये समझिए कि वो उलट हिसाब होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, क्योंकि जो चाँद है उसका एक ही रुख ज़मीन की तरफ रहता है, जिसकी वजह से अगर आप चाँद पे मौजूद होंगे तो ज़मीन आपको आसमान पे एक ही मुकाम पे हमेशा के लिए दिखाई देगी। तो वो जो अर्थराइज़ वाला एक आपने वीडियो देखी है उसमें भी वो यानी चाँद के ऊपर मौजूद नहीं है, बल्कि चाँद के मदार में अपोलो मिशन मौजूद था, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़मीन तुलू होती हुई दिखाई दी है, वरना वहाँ पे ज़मीन के तुलू और गुरूब का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है आईसी गल्फ़ की तरफ से कि सूरज गुरूब होने के बाद कौन से सितारे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं? ये कोई स्पेसिफ़िक सितारों का अब हम नहीं कह सकते, हम कोई स्पेसिफ़िक प्लैनेट्स भी नहीं है। अमूमन सियारा ज़ोहरा जो है वो सबसे पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है अगर वो आसमान पे मौजूद होगा। इसी तरह सियारा मरीख होगा, वो भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो सियारे सबसे पहले हमें दिखाई देंगे, फिर सितारे भी जो है उनकी कैटेगरी होती है कि जो ज़्यादा चमक रहे हैं वो हमें अमूमन पहले दिखाई दे रहे होते हैं। तो हर सीज़न के सितारे अलग होते हैं, ठीक है, सर्दियों के अलग सितारे हैं, गर्मियों के अलग सितारे हैं। इसी तरह जो सियारे हैं वो भी, यानी कुछ महीने कौन सा सियारा आसमान पे रहता है, कभी कौन सा सियारा आसमान पे होता है। तो वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि स्टार वॉक 2 ऐप जो मैंने एक वीडियो में बताई थी, तो आप उसको देख लें। उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आसमान पे कौन सा सितारा कहाँ पे मौजूद है। इसके बाद हम आखिरी सवाल आज का शामिल करते हैं और वो है तैमूर ख़ान साहब की तरफ से कि शाज़ेब भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान की खलाई एजेंसी में मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा मिशन तैयार किया जा रहा है जो चाँद की तरफ रवाना हो? इन्होंने फवाद साहब के बयान का भी हवाला दिया अपने सवाल के अंदर कि भाई फवाद चौधरी साहब ने कोई ऐसा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था भाई हम चाँद पे जाएंगे। नहीं, हमारा जो स्पार्को है वो अभी फ़िलहाल चाँद पे पहुंचने की तैयारी नहीं करी। चाँद तो बहुत दूर है,
हम लोग तो अभी खला में नहीं पहुंच पाए। हमारा पाकिस्तान का एक भी एस्ट्रोनॉट नहीं है जो खला के अंदर पहुंच पाया हो। जो फवाद साहब ने जो बयान दिया था वो 2024 में पहला पाकिस्तानी खला में भेजने के वाले से था, और वो भी हम चीन का शुक्रिया अदा करेंगे कि भाई उन्होंने अपना एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है पिछले साल, बल्कि इसी साल आई थिंक लॉन्च किया है। तो वो जो स्पेस स्टेशन है वो उसमें 3 बंदे रह सकते हैं। तो उन्होंने हमें कहा है कि भाई हम 2024 के अंदर आपको मतलब एक पाकिस्तानी को जो है ना खला के अंदर लेके जाएंगे। तो ये चीन की वजह से हम जा रहे हैं, वरना हमारा अपना जो मिशन है वो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हम खला के अंदर भी कोई किसी बंदे को भेज सकें। शायद हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं हैं, हम खाने पीने के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब सही बात है, पेट में रोटी होगी तो बंदा स्पेस के मुतालिक सोचेगा। इसके बरक्स अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो वो सैकड़ों सैटेलाइट्स जो हैं लॉन्च कर चुके हैं, और दर्जनों ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दे के हमारे पड़ोसी मुल्क को, भारत को कहा है, और उन्होंने उनकी पैसे ले के जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। यानी उनके पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है, और जल्द ही वो अपना एक स्पेस स्टेशन भी खला में लॉन्च करेंगे। तो मतलब काफ़ी आगे हैं वो। लेकिन यह है कि आई होप सो कि स्पार्को भी इस पे वर्क करे, स्पार्को भी इन फ्यूचर जो है वो आगे जाए। लेकिन चांद पे जाना भी बहुत मुश्किल है हमारा। अभी तो अमेरिका और चीन ये 2 ममालिक हैं जो तैयारी कर रहे हैं चांद पे जाने की। हमारा भी खला के अंदर हम पहुँच जाएँ अपने बलबूते पे, ये बहुत बड़ी बात होगी। और वो जो फवाद साहब ने बयान दिया था वो पहले पाकिस्तानी का खला में पहुँचने के मुतालिक था, 2024 में जो जाएगा। तो आज की एपिसोड आपके जो सवाल जवाब पर मुश्तमिल थी, इसको आज हम अख्ताम करते हैं इसका। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही हम मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ जो है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने घरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।